नमस्कार मित्रों कुछ समय पूर्व हमने आपस में कुछ बातें साझी की थी एक डायरी के बारे में। और डायरी थी लॉर्ड माउंटबेटन की और उनके प्रेम संबंधों और उनके अंतरंग संबंधों के बारे में। उस डायरी के प्रकाशन को लेकर जो विवाद उठे थे उसके बारे में चर्चा की थी। आइए थोड़ा सा उस चर्चा के कुछ अछूते जो पहलू हैं जो छूट गए हैं उनको भी आप थोड़ा सा आपसे बांट लिए जाएं। मित्रों, ये बड़ी अद्भुत शख्सियत थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडवीना दोनों हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में हुए सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े विभाजन के न केवल गवाह थे बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन इन लोगों ने किया था। और ये दोनों के स्वभाव में था कि दोनों ही अपनी निजी डायरी अवश्य लिखा करते थे। ये एक स्वभाव का एक उनके अंग था। और मित्रों, डायरी लेखन अपने आप में कितना सशक्त होता है आप ये मानकर चलिए कि जब डायरी व्यक्ति लिखता है, डायरी लेखन भी अपने आप में एक विधा है। उस वक्त आदमी अगर ईमानदारी से काम नहीं लेता, अपने जो अंतरंग, जो उसके जो भाव हैं, जो अनुभव हैं, जो उसका भोगा हुआ यथार्थ है, अगर उसको बयान नहीं करता, कलम बंद नहीं करता, तो वह व्यक्ति बहुत पीछे छूट जाता है। डायरी लेखन का महत्व यही है कि वो जो भी लिखा जाए वो एक तो समय के साथ कोई विद्रोह ना हो, उसमें समय के साथ कोई धोखा ना किया जाए। और यदि आज उस डायरी के प्रकाशन पर प्रतिबंधों की बात हो रही है या उसके वितरण पर प्रतिबंधों की बात हो रही है और एक बड़ा मुकदमा जो है वो ब्रिटेन जैसे एक संभ्रांत और बड़ी समृद्ध परंपराओं वाले देश में जो मुकदमा चल रहा है, उसका एक पहलू मित्रों ये भी है कि ब्रिटिश सरकार को भी ये भय है कि वो आदमी इतने सच बोल गया अपनी डायरी में। यदि वो सारे के सारे सच जो हैं वो सामने आते हैं, वो स्पष्ट होते हैं, तो ये निश्चित रूप से उस काल के जो महानायक, जो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग हैं, उनकी तो जो यश और कीर्ति पर तो चर्चा होगी ही होगी, प्रश्न चिन्ह लगेंगे। लेकिन उन प्रश्न चिन्हों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य पर भी पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। वो लोग ये समझेंगे कि जब इतनी बड़ी बात ये लोग महसूस करते थे, विभाजन को एक गलत निर्णय मानते थे ये लोग, इनके मन में उस वक्त के महानायकों के बारे में अलग अलग सम्मतियां थी, विरोधाभास थे, विसंगतियां थीं, और ये सबसे सहमत नहीं थे। तो उस समय इन्होंने अपने विवेक का परिचय देते हुए इस महान त्रासदी को क्यों नहीं रोका? इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं होता। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं मित्रों ऐसी हो जाती हैं जिनका कोई भी संतोषजनक उत्तर जो है वो इन लोगों के पास नहीं होता। और इन्हीं बातों को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन की जो डायरीज़ हैं उनके प्रकाशन के ऊपर विवाद चल रहा है। और विवाद का एक पहलू ये भी है कि वो डायरियाँ सारी की सारी जो थी, जो दस्तावेज़ थे, पत्रों के दस्तावेज़ थे, वो सारे के सारे एक प्रकाशक ने, जो इसका प्रकाशक भी था और उसका संयोजन करने वाला भी था, अपने आप को संपादक भी मानता था, उसने सारे के सारे राइट्स वायसराय, तत्कालीन वायसराय और वर्तमान में ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुचर्चित शख्स लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार से खरीदे थे, पैसे देकर लिए थे। और वो समझता था कि मैं पैसे इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक अद्भुत सामग्री है, दस्तावेज़ है समसामयिक इतिहास का और मानवीय संबंधों की संवेदनाओं का पूरा इतिहास है। अब इतिहास को अगर हम संजो कर रख लेंगे, कोई आदमी ख़रीदता है तो ख़रीदता किस लिए है? उसने अपनी क्यों म्यूज़ियम में रखने के लिए नहीं ख़रीदा, उसने इसलिए ख़रीदा है कि ये सारे के सारे संस्मरण जो हैं, यदि ये पब्लिक डोमेन में आते हैं, सार्वजनिक ज़िंदगी में आते हैं, तो लोगों का जीने का सलीका बदलता है, लोगों के जीवन पर एक अद्भुत असर पड़ता है। और इसी बात को लेकर उस व्यक्ति ने एक पूंजी लगाई और उसने सिद्ध किया कि मेरे जीवन की जितनी भी कमाई थी, जो भी अर्जित पूंजी थी मेरे जीवन की, जो कुछ मेरे पास था, मैंने सब कुछ
खर्च करके, सब कुछ होम करके, सब कुछ दाव पर लगाकर, और मैंने इस तरह से इसको प्राप्त किया। तो ये एक अजीब किस्सा सिर्फ माउंटबेटन, एडवीना और नेहरू या जिन्ना तक सीमित नहीं है। ये किस्सा इस बात पर सीमित है कि हमारे इतिहास में कितने ही महानायक ऐसे हुए जिनके किसी भी दिशाहीन चिंतन के कारण, किसी भी अपरिपक्व, दिशाहीन ना कहिए आप, अपरिपक्व, इमैच्योर कह लीजिए, अपरिपक्व फैसले के कारण यदि करोड़ों लोगों को सफ़र करना पड़ता है, करोड़ों लोगों को वो यंत्रणा झेलनी पड़ती है जिसके वो हकदार नहीं थे, जो उनके नसीब में नहीं थी लेकिन लिख दी गई कुछ महानायकों द्वारा। तो ये जो एक प्रकार से पूरे की पूरी विडंबना है, किसी विडंबना को अगर स्पष्ट अगर मंच पर कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर कितनी पाबंदी जायज़ है, कितनी नहीं है। उसमें अब थोड़ा सा जो पेच है वो ये भी है कि ब्रिटिश सरकार ये भी महसूस करती है कि उसमें वायसराय ने, तत्कालीन वायसराय ने अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ एक ऐसी टिप्पणियां भी दी हैं राजपुरुषों के बारे में, तत्कालीन राजपुरुषों के बारे में, हमारे महानायकों के बारे में, कि उनका कोई और छोर जो है वो जस्टिफिकेशन, उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के पास कोई मार्ग नहीं है। मसलन मैं उदाहरण के तौर पे आपको बात कहता हूँ कि ये पहली बार उन्हीं संस्मरणों से ये बात उपजी कि अगर जिन्ना के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चिकित्सक ने ये बात बता दी होती तत्कालीन अंग्रेज़ शासकों को कि जिन्ना की उम्र लंबी नहीं है, इसकी छाती में, इसके फेफड़ों में संक्रमण बहुत गहरा चुका है, ये व्यक्ति साल 6 महीने जिएगा, उस वक्त इस निर्णय को कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया जाता। ये संभव था। और ये हालांकि ये बात तयशुदा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जैसे एक्सरे का जो क्या रहस्य था, उसके एक्सरे में क्या दाग आए थे जिन्ना की छाती के बारे में, जिन्ना के रोगों के बारे में, जिनके आधार पर कुछ संवेदनशील फैसले टाले जा सकते थे, ये सारी चीज़ों का जो एक प्रकार से जो घाल मेल है, ये स्थितियों को बड़ी पेचीदा बना देता है। और यही बातें जब इन्हीं डायरियों के माध्यम से बाहर आने लगती हैं तो उनमें पता लगता है कि हमारे महानायकों के साथ जो एडवीना के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण कह लीजिए, प्रेम संबंध कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप उनको मानवीय संबंधों के साथ, संवेदनाओं के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये अधिकार है। आफ्टर ऑल को हमारे महापुरुष जो हैं वो पत्थर के तराशे हुए बुत तो नहीं हैं, मानव रूप में स्पंदनों से भरे हुए, संवेदनाओं से भरे हुए महानायक हैं। वो ठीक है कि उनकी जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जो निर्माण के नए मार्ग खोलता है, जो जीवन को एक नया दर्शन देता है, फिलॉसफी देता है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ एक व्यक्तिगत रूप से स्वयं को संयोजित करने की बात आती है, उस रास्ते पर आकर कई महानायक कैसे फिसले और किस तरह से वो उतने सुदृढ़ रूप से हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए जिस सुदृढ़ रूप में उन्हें बाद में इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया। ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं ये बहुत बेचैन करती हैं। बेचैन इसलिए भी करती हैं कि अब एडवीना के साथ जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के निजी संबंध थे उनका सम्मान करते हुए हमारे देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड होती है उसमें एक मुख्य अतिथि होता है, तो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एडवीना माउंटबेटन को निमंत्रण दिया कि आप मुख्य अतिथि होंगे। और कायदे से ब्रिटेन में ये एक संस्कारगत परंपरा रही है कि पति पत्नी दोनों जाते हैं। अगर पत्नी को कहीं सम्मान मिल रहा है तो पति भी साथ जाता है, और पति को सम्मान कोई मिल रहा है तो पत्नी भी साथ जाती है, क्योंकि जीवन को ये माना जाता है कि जीवन के दोनों ही पहलू बराबर के सशक्त हैं। अगर माउंटबेटन की, लॉर्ड माउंटबेटन की कोई उपलब्धि है तो उसमें एडवीना के प्रयासों का भी योगदान है, और अगर एडवीना की वो मानवीय उपलब्धि है तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की ज़िंदगी का व्यक्तिगत योगदान भी है। इसका सम्मान करते हुए दोनों जाते हैं। लेकिन वो पहली बार ऐसा हुआ
जब माउंटबेटन ने सहर्ष कहा कि इस बार मैं कुछ शारीरिक रूप से ठीक नहीं महसूस कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप भी नहीं जाएंगे तो ये बात जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगी, इसलिए बेहतर ये आप अकेले ही चली जाएं। और अकेली आकर भी 2-3 दिन, जितने भी दिन वो राजकीय अतिथि के रूप में हमारे यहाँ रही, ऐसा नहीं था कि कोई निजी संबंध जो हैं वो उनके गलत किस्म के थे जो सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। एक दूसरे के बारे में एक संवेदनशीलता थी, एक एहसास था, एक संबंध ऐसा था कि एक मानवता का संबंध, संवेदनशील संबंध, जिससे दोनों महसूस करते थे कि हम बेहतर एक दूसरे के मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, सलाहकार भी हो सकते हैं, और एक सार्थक रूप से प्रोजेक्शन में भी, व्यक्तित्व की प्रोजेक्शन में भी मदद कर सकते हैं। और जब उसे लगा कि जो मेरा मेज़बान है, जिसके कहने पर, जिसके निजी आग्रह पर मैं राजकीय अतिथि बनी, वो अपने दायित्व से विमुख नहीं हो पा रहा, वो अपने जो औपचारिकताएं हैं, पद की औपचारिकताएं, उनसे समय ही नहीं निकाल पा रहा, तो बिना किसी नाराज़गी के 2 दिन के बाद, कार्यक्रम 1 सप्ताह का था, लेकिन 2 दिन के बाद वो यहाँ से चली गई। और गई कहाँ, वो वापस घर नहीं गई, बल्कि रास्ते में उन्होंने उस जगह जाना पसंद किया जिन स्थानों पर उन्होंने अपने मित्र के साथ अच्छे दिन बिताए थे, मसलन बोर्नियो, बाली। ये द्वीप सबको प्रिय थे, माउंटबेटन को भी प्रिय थे, एडविना को भी प्रिय थे, नेहरू जी को भी प्रिय थे। तो ये वहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर उसने चंद दिन बीती हुई जो यादें हैं उनको दोहराया, और उसके बाद वहीं पर ही उसी द्वीप पर सोते सोते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब प्राण पखेरु उड़ गए और उसके बाद जब देखा गया कि उसने अंतिम लम्हों में, अंतिम क्षणों में क्या पढ़ा, क्या लिखा, कि कोई नोट तो नहीं लिखा, तो लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन पत्र जो है कुछ निजी ऐसे थे जो पढ़ते पढ़ते ही उसका प्राणांत हुआ था। इस बात का उल्लेख डायरियों में भी है, इस बात का उल्लेख माउंटबेटन के संस्मरणों में भी है, और इस बात का उल्लेख जो पुलिस में वहाँ पर केस दर्ज हुए थे उनमें भी है कि ये पत्र जो हैं पाए गए, और ये पत्र नितांत निजी थे, और निजी पत्रों की जो स्मृतियों की जो एक प्रकार से यंत्रणा थी वो झेल नहीं पाई, और उसका हृदय गति वहीं पर रुक गई। तो मित्रों, ये कुछ एक लेखनी में आप ये मानकर चलिए कि जब हम यात्रा, संस्मरण या डायरी लेखन या इन विधाओं की बात करते हैं, तो इन विधाओं में कई बार पर्सनल कुछ नहीं रहता, पूरे परिवेश पर एक टिप्पणी होती है, हमारी जीवन शैली पर टिप्पणी होती है, हमारे जो आसपास जो महानायक हैं उनके बारे में टिप्पणियाँ होती हैं, और उन टिप्पणियों को यदि सार्वजनिक मंच पर ला दिया जाए तो इसके विस्फोटक भी परिणाम निकलते हैं। और ब्रिटेन की सरकार ये समझती है कि अगर ये डायरियाँ मूल रूप में प्रकाशित होती हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी संवेदनशील सूचनाएं हैं जिनका सार्वजनिक होना ना तो उन महानायकों के लिए अच्छा होगा और ना इतिहास का पुनर्लेखन करने वालों के लिए अच्छा होगा। इसलिए इन चीज़ों को फ़िलहाल विवादों से दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की दृष्टि से, विदेश के जो एक प्रकार से जो अच्छे संबंध होते हैं दूसरे देशों से, उन संबंधों के अंतर्गत इन चीज़ों का अगर सार्वजनिक इनको ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कुछ बांटी, फिर कभी इस बारे में, डायरी लेखन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।